नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने पिछली वीडियो में अपवाह तंत्र के बारे में बताया था और आज हम उसी चैप्टर का जो अगला पार्ट है, उस अगले पार्ट में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी से तंत्र पढ़ेंगे। क्योंकि हमने पिछले जो वीडियो में, अगर आपको नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं कि उसमें हमने आपको गंगा गंगा नदी का तंत्र, है ना, गंगा नदी तंत्र, साथ में सिंधु नदी तंत्र और नदियों द्वारा बनाए जाने वाले मुख्य आकृतियाँ, जो विभिन्न आकृतियाँ हैं, उनके बारे में भी मैंने बताया है। तो आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर हमारे चैनल पर ही देख सकते हैं, वहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन अब हम लोग आज नया चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, नया टॉपिक पढ़ेंगे। सॉरी, चैप्टर नहीं, नया टॉपिक। चैप्टर का नाम वही अपवाह और उसी चैप्टर के अंदर एक है नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, आपको बोले थे कि नदी तंत्र को पढ़ने के लिए मेनली 4 चीज़ जरूरी था। मेनली 4 चीज़ कौन कौन ज़रूरी था? तो सबसे पहले नदी का उद्गम स्थान क्या था? उद्गम स्थान। दूसरा क्या बोले थे? सहायक नदी। क्या बोले थे? सहायक नदी। और अगला क्या बोले? अगला क्या था हम लोग का? लंबाई। क्या था उसकी? लंबाई। ठीक है, और चौथा क्या है? अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र। तो 4 चीज़ जरूरी है आपके लिए। जब भी आप पढ़ते हैं तो किसी भी नदी तंत्र के अंदर 4 चीज़ पढ़िए। एक उद्गम स्थान पढ़िए, है ना, क्या पढ़िए? एक उस नदी का उद्गम स्थान, उसके बाद उसकी सहायक नदी, उसकी लंबाई और अपवाह क्षेत्र, यानी किस किस क्षेत्र से बहती है। और यही 4 चीज़ आपके पेपर में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूरी हैं। बाकी चीज़ें हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है ना। जब भी एनसीईआरटी को पढ़ें तो किसी भी नदी तंत्र के अंदर 4 चीज़ पढ़ें और बाकी सारी चीज़ें आपके काम की नहीं होती हैं। चलिए, तो हम लोग यही 4 चीज़ पढ़ेंगे और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के अंदर क्या क्या हमें मिलता है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का सबसे पहले क्या बोले? उद्गम स्थान। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व में स्थित है ना। मानसरोवर, यानी इसका उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो मानसरोवर झील ही है, जहाँ से सिंधु और सतलज का भी उद्गम स्थान, मानसरोवर झील ही है। चलिए, अब देखिए, ये क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहाँ से? तिब्बत से होकर आती है। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का मैप में अगर देखेंगे आप, यहाँ देखिए ध्यान से भाई, तो मैप यहाँ देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का। ये देखिए, ये मानसरोवर झील है और यहाँ से नदी निकल रही है ऐसे, और ये इसको तिब्बत में सांगपो रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तिब्बत में सांगपो रिवर कहते हैं। और ये आकर नामचा बारवा पर्वत से आकर यहाँ पर मिलती है। और इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग रिवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दिहांग। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग बोलते हैं। और दिहांग रिवर आकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है। यही दिहांग रिवर असम में आकर ब्रह्मपुत्र नदी बनती है। और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती है तो इसको जमुना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जमुना। तो याद रखेंगे 4-5 नाम, जो 4 नाम याद रखेंगे। तो पहले तिब्बत के अंदर सांगपो रिवर, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के अंदर दिहांग रिवर, असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी और बांग्लादेश के अंदर जमुना। ये 4 नाम याद रखेंगे, ये 4 नाम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ देखिए, नामचा बारवा पर्वत है और नामचा बारवा पर्वत से यू टर्न लेती है और यहाँ पर यू टर्न लेती है। यू टर्न लेकर भारत में गॉर्ज बनाती हुई प्रवेश करती है। कैसे प्रवेश करती है? गॉर्ज बनाती हुई। और आपको पता नहीं है गॉर्ज क्या होता है तो पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, नामचा बारवा पर्वत की जो ऊंचाई दिया गया है, इसको भी अगर याद करना हो तो याद कर सकते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलिए, नामचा बारवा पर्वत गॉर्ज बनाती है और यहाँ पर इसको दिहांग बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग बोला जाता है। और उसकी सहायक नदी, क्यों? चौथा क्या पॉइंट था? सहायक नदी में दिबांग, लोहित, केनुला। ठीक है, ये मेन नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो तथा बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ये पहले बता दिए हैं। आपको इसको नोट्स के रूप में लिख लेना है। इन सारी चीज़ों को नोट्स के रूप में लिख लेना है, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो क्या लगाएंगे? जमुना बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीज़ें। ये पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाने वाला सवाल होता है और ये कॉमन सवाल होता है। ठीक है, चलिए अगला है। अब इसके अंदर हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो इसके अंदर बाढ़ लाती है, सिल्ट लादी, ये हमारे काम का नहीं है। सारी चीज़ें ये पेपर में हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम आंसर राइटिंग नहीं करने वाले हैं, तो इसमें हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके अंदर एक और चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण किया जाता है। क्या? नदी द्वीप। अब नदी द्वीप क्या होता है कि नदियों के द्वारा बनाया गया जो द्वीप होता है, नदी द्वीप। देख लीजिए यहाँ पे, नदी द्वीप जिसको बोलते हैं माजुली,
है ना। माजुली नदी द्वीप क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। और ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ें हमारे काम की नहीं है क्योंकि हम आंसर राइटिंग नहीं करने वाले हैं। अब आके बताए थे भारत के भौगोलिक आधार पर नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया है, और एक भाग जो था हिमालयन रिवर था, दूसरा था हमारा प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब आते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ के अंदर। ठीक है, जो हमारा पश्चिमी घाट होता है, पश्चिमी घाट जो क्या करता है वो जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। प्रायद्वीपीय नदी का पश्चिमी घाट जो क्या है वो जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए जो मान लेते हैं कि भारत का मैप है, ये भारत का मैप है, थोड़ा समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ से ये हम लोग का भारत का मैप ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर पश्चिमी घाट है, ये वाला ये एरिया जो क्या है सतत है और पश्चिमी घाट है, और यहाँ पर क्या है कि बीच बीच में कटा हुआ है ना, ये पूर्वी घाट है। तो कुछ नदियाँ जो होंगी क्या है कि वो इधर की तरफ यानी ये अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर है ना, ये क्या है अरब सागर है, और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है यानी बंगाल की खाड़ी है, ये क्या है बे ऑफ बंगाल, हिंदी में बंगाल की खाड़ी। अब यानी कुछ नदी क्या करेंगी अरब सागर की तरफ गिरेंगी, और कुछ नदियाँ क्या करती हैं बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं, बहुत सारी नदियाँ, ज़्यादातर नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। इससे भी पता लगता है कि पूर्वी घाट का ऊंचाई कम है, जबकि पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट की अपेक्षा ज़्यादा है। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए, तो याद रखेंगे कि जो पूर्वी घाट में क्या है बहुत सारी बे ऑफ बंगाल में बहुत सारी नदियाँ गिरती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि पश्चिमी घाट की जो नदियाँ होती हैं जो अरब सागर में गिरती हैं वो डेल्टा का नहीं एस्चुरी का निर्माण करती हैं। यानी एस्चुरी का मतलब होता है ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख। ठीक है, याद रखेंगे, आपसे सवाल कभी कभी पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। देख लेते हैं आगे, देखिए कुछ नदियाँ इसमें देखते हैं कि आपको पिछले बताया था चार जो नदियाँ इंपॉर्टेंट है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये क्या है पूर्व का मतलब बंगाल की तरफ बहने नदियाँ हैं, बंगाल खाड़ी की तरफ, और नर्मदा, तापी, दो बड़ी नदियाँ हैं जो क्या करती हैं पश्चिम यानी पश्चिमी घाट से लेकर अरब सागर में गिरती हैं, और जो क्या करती हैं ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। तो आपसे सवाल पूछेगा कि निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो आपके पास चार ऑप्शन रहेगा। मान लेते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है नर्मदा, दूसरा कौन सा है, दूसरा मान लेते हैं कावेरी, तीसरा क्या है गंगा, चौथा क्या कर सकते हैं गोदावरी कृष्णा। ठीक है, अब ये चार नदियां हैं, ये कितनी है ये चार नदियां हैं, चार में से पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो डेल्टा का निर्माण आपको पता है कौन सी नदी नहीं करेगी इसके अंदर से, तो आपकी जो नर्मदा नदी है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। बाकी सारी नदियाँ कावेरी, गंगा और कृष्णा, ये तीनों नदियाँ बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं और ये अरब सागर में गिरती हैं। किसमें गिरती है ये अरब सागर में गिरती हैं, और अरब सागर में क्या करती हैं ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं ये ज्वार नदमुख। ठीक है, बात समझ आया आप लोगों को, किसका ज्वार नदमुख, बात समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब देखते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियाँ के अंदर सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन कौन सी हैं। आपको बोले हैं कि पश्चिमी की तरफ यानी अरब सागर में गिरने वाली दो नदियाँ हैं जिसका नाम है नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी को देख लेते हैं। देखिए आपको बोले हैं किसी भी नदी द्रोणी को पढ़ने के लिए चार चीज़ जरूरी है, उसके उद्गम स्थान, सहायक नदी, लंबाई और क्षेत्र का मतलब वो किस क्षेत्र के अंदर, अपवाह क्षेत्र जो जिसको बोलते हैं। और एक आध चीज़ जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो भी पढ़ लेंगे। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है वो अमरकंटक की पहाड़ी है, याद रखेंगे सारी चीज़ें। ये क्या है अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक है, आगे अब इसके अंदर क्या है दूसरी चीज़ लंबाई अभी देखिए इसके अंदर नहीं दिया गया है, आगे पढ़ते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि और इसकी सहायक नदी के अंदर इसकी बहुत छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं जिससे दिया नहीं गया है। एक यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है धुआंधार प्रपात। ये क्या है कि इसी नदी पर धुआंधार प्रपात है, जलप्रपात की बात कर रहे हैं, ये जलप्रपात है ना, जलप्रपात, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाटरफॉल। क्या बोलते हैं इसको वाटरफॉल। ठीक है, तो याद रखेंगे कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो क्या करेंगे धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देख लीजिए
नहीं बताया थोड़ी देर पहले कि नर्मदा नदी क्या है, मुख्य नदी है जो छोटी छोटी सहायक नदियों से मिलकर बना हुआ है, जिनका नाम यहाँ तो नहीं दिया गया है, ठीक है ना। सहायक छोटी छोटी बहुत सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, जो अधिकतर क्या करते हैं समकोण पर आकर मिलती हैं। इसका द्रोणी क्षेत्र कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश और गुजरात के अंदर पाया जाता है। तो बोले थे थोड़ी देर पहले कि सबसे पहले क्या चीज़ जरूरी है, एक आपका उद्गम स्थान जो पहले बता दिए कि अमरकंटक की पहाड़ी, ठीक है। सहायक नदी क्या है, सहायक नदी बहुत छोटी छोटी है जिनको याद करने की जरूरत नहीं है। तीसरे क्या है इसके अंदर देखिए अपवाह द्रोणी, तो अपवाह द्रोणी देख लीजिए कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के अंदर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी नदी कौन सी है हमारी, दूसरी नदी है तापी द्रोणी। तापी द्रोणी, और तापी द्रोणी में क्या करना है हमें, सबसे पहले इसका उद्गम स्थान, उद्गम स्थान देखिए, तापी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा श्रृंखला से है। इससे याद रखेंगे कि तापी का उद्गम स्थान बैतूल जिला का सतपुड़ा की जो श्रृंखला है, इन सतपुड़ा पहाड़ी है, वहाँ पर इसका स्थित है, ठीक है। चलिए, इसका देखिए लंबाई बहुत कम है, और इसका द्रोणी जो है वो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर पाया जाता है। क्या है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर पाया जाता है। और देखिए यहाँ पर कुछ और नदियाँ जो हैं जो जाकर अरब सागर में गिरती हैं। तो आपसे पेपर में ये भी सवाल पूछ लेता है कि निम्न में से ऐसी कौन सी नदी है जो अरब सागर में जाकर गिरती है, ठीक है ना। निम्न में से ऐसी कौन सी नदी है जो जाकर अरब सागर में मिलती है, अरब सागर में मिलती है। तो पहला चीज ध्यान रखिए, अगर मान लेते गंगा, तो गंगा तो अब अरब सागर में नहीं मिलती है, गंगा का क्या है, बे ऑफ बंगाल में जाती है। दूसरा दे देंगे नर्मदा, तीसरा क्या आ जाए कावेरी, चौथा कृष्णा, ठीक है। तो चार नदियों का आपको नाम दे दिया गया, इनमें से ढूंढना है ऐसी कौन सी नदी जो क्या है अरब सागर में गिरती है। तो क्या करेंगे, गंगा तो अरब सागर में, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, कावेरी भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और कृष्णा भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो सबसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा। नर्मदा एक ऐसी नदी है जो क्या करती है, वो अरब सागर में जाकर गिरती है। और कुछ नदियाँ और भी हैं जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं, यहाँ पर उनका नाम भी दिया गया है ना, यहाँ पर उसका नाम दिया गया है, उसको देख ले ध्यान से कौन कौन सी नदियाँ हैं। देखिए कि भारत में ऐसी और कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, तो साबरमती, माही, भारतपुजा, पेरियार, चारों नदी इंपॉर्टेंट है। इसको नोट्स वाली कॉपी में लिख लीजिए कि चारों नदी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत कम नदियाँ हैं जो जाकर अरब सागर में गिरती हैं, जबकि भारत की बहुत सारी नदियाँ यानी मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर फॉल इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो इन चारों का नाम लिखेंगे, इसको नोट्स में बहुत अच्छे से लिखेंगे। चलिए अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो गोदावरी नदी द्रोणी है। कौन सा है, गोदावरी नदी द्रोणी, ठीक है। कौन सा है, ये गोदावरी नदी द्रोणी पढ़ते हैं। अब गोदावरी नदी द्रोणी के देखिए सबसे पहली बात क्या है कि इसके अंदर कि ये प्रायद्वीपीय नदी का सबसे बड़ी नदी है। क्या ये प्रायद्वीपीय नदी की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका उद्गम स्थान क्या है कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। कहाँ से, याद रखेंगे, महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढाल से, इससे पश्चिमी घाट की ढाल से निकलती है। दूसरा चीज़ इसका कि लगभग जो लंबाई है वो 1500 किलोमीटर है। आपको बोले थे ना कि सबसे पहले उद्गम स्थान, दूसरा लंबाई, ठीक है, याद रखेंगे, दूसरा लंबाई। अब क्या देखिए, ये नदी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बता दिए हैं। अब इसका जो द्रोणी क्षेत्र है वो महाराष्ट्र, जो द्रोणी क्षेत्र है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के अंदर है, फिर मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। आपको बोले हैं कि अपवाह क्षेत्र भी याद रखना है, अपवाह क्षेत्र भी याद रखना है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में है। इसकी सहायक नदी देख लीजिए, गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो पूर्णा है, वर्धा है, प्राणहिता है, मांजरा है, वेनगंगा है, पेनगंगा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि इनकी सहायक नदियों का नाम, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसको दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और मऊ